हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को जेएलओ जूनियर लॉ ऑफिसर जो राजस्थान में एग्ज़ाम होने जा रहा है अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम हो जाएगा ये, जिसको आप कनिष्ठ विधि अधिकारी कहते हैं। इसका 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर हम करा रहे हैं। प्रत्येक दिन हम आपको 50 प्रश्न का उत्तर देंगे और उत्तर को हमने क्या किया है, सारे जो प्रश्नों का उत्तर दिया है वो एक्सप्लेन करके दिया है और इस तरह से पीडीएफ लगा दिया है। इसमें सारे उत्तर का व्याख्या कर दी है, सारे उत्तरों की व्याख्या करके दिया है और इस तरह से दिया है कि उनको हमने शॉर्ट नोट बना दिया है। सारे प्रश्न को उत्तर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसलिए आप क्या करें, जैसे ही अब आप यहाँ हमारा वीडियो मिले तुरंत इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के सारे प्रश्न आपको उत्तर की फॉर्म में मिलेंगे। आपको शॉर्ट नोट टाइप में या वन लाइनर टाइप में याद कर लें इनको, तो आपका प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा और आपके पास मैटर भी पर्याप्त हो जाएगा। क्योंकि हर पेपर में 150 प्रश्न आते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी 150 प्रश्न आएंगे, इसलिए हर आर्टिकल को टच कर लेता है प्रश्न। हर इम्पोर्टेंट आर्टिकल पूछ लिया जाता है, कहीं आर्टिकल के बारे में पूछ लिया जाता है, कहीं आर्टिकल पूछ लिया जाता है। तो हमने इस तरह से फ्रेम कर दिया है कि हो सकता है इस बार आपसे आर्टिकल ना पूछा गया हो, सिर्फ मैटर पूछा गया हो, अगले बार में आर्टिकल पूछ लिया जाए। तो हमने हर प्रश्न के उत्तर में आर्टिकल या अनुच्छेद की व्याख्या की है, अनुच्छेद भी बताया है कि प्रश्न किस अनुच्छेद से संबंधित है और क्या बता रहा है टोटल। तो आप एक प्रश्न का उत्तर याद करेंगे, आपको कम से कम 3 या 4 उत्तर याद हो जाएंगे। मतलब पर डे अगर आप 50 प्रश्न हमारे हिसाब से कर रहे हैं तो आपका पर डे 100-150 प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएंगे। इसलिए आप जैसे ही आपको ये मैटर मिले आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने इससे पहले सीआरपीसी कंप्लीट पढ़ा दी है, पूरा मैटर पढ़ाया हुआ है सीआरपीसी का, एविडेंस का, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 30% जेएलओ का सिलेबस हम करा चुके हैं। इसके बाद हम आपको सिर्फ सीपीसी और लिमिटेशन एक्ट देंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पूरा मैटर भी हम दे चुके हैं। कोई असुविधा हो तो हमने नंबर दिया हुआ है, हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। फिलहाल हम आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है जो जेएलओ में 2019 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का न्याय निर्णय किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है हम लोगों का, ये चूँकि केंद्र और राज्य के बीच न्यायिक निर्णय करता है, तो ये इसका जो न्यायिक निर्णय का क्षेत्राधिकार है ये किस प्रकार का है, ये पूछा गया है कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, या मूल क्षेत्राधिकार है, या रिट क्षेत्राधिकार है। तो हमने उत्तर, पहले तो आप उत्तर समझ लीजिए। तो पहली बात तो उत्तर में आप याद रखेंगे कि ये जो केंद्र और राज्य के बीच सुप्रीम कोर्ट न्यायिक निर्णय देता है ये इसका मूल क्षेत्राधिकार है। और चूंकि हमने उत्तर में लिख दिया है पूरा डिटेल्ड कि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का न्यायिक निर्णय देता है, जो कि उसकी मूल क्षेत्राधिकारिता के बारे में आता है। कहने का मतलब है राज्यों और केंद्र के बीच विवादों का निपटारा करना सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, मेन क्षेत्राधिकार है, ऐसी बात बताई गई अनुच्छेद 131 में। अब आ जाइए दूसरे प्रश्न पर। संविधान में जो 21वां संशोधन हुआ है 2000 में, ये किस प्रावधान को समावेशित करता है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसमें भी आपके 3-4 उत्तर आपको याद हो जाएंगे। पहले या तो उत्तर समझ लीजिए कि 81वां संशोधन द्वारा कौन सी चीज़ जोड़ी गई है, तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है, कौन सा अनुच्छेद का भाग जोड़ा गया है। तो पहली बात तो ऑप्शन इसका बी सही है कि जो 81वां संशोधन हुआ था 2000 में, उसके अंतर्गत 16 खा अनुच्छेद में 16 अनुच्छेद 16 4 खा अनुच्छेद 16 4 खा जोड़ा गया 2000 में। और ऑप्शन देख लें, और भी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं। जैसे आपको याद रखना है कि जो अनुच्छेद 16 4 का है ये 77वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 16 4 पहले से ही था और 15 4 जो जोड़ा गया था
ये पहला संशोधन हुआ था हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंतर्गत 15(4) जोड़ा गया था। फिर आप तीसरे प्रश्न पर आ जाइए कि अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है। सबको पता है आप लोगों का कि अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का जो व्याख्या की गई है, बताया गया है, वो अनुच्छेद 17 में बताया गया है। कहा गया है कि कोई अगर अस्पृश्यता के बारे में कोई बात करेगा तो वो कानून के विरुद्ध होगा और वो दंडनीय होगा। सारी बातें हमने उत्तर में आपको लिख के दे दी हैं, एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर आ जाइए आपको यहाँ सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। यहाँ पर जाके आप थोड़ा सा नीचे ये PDF हमने लगाया हुआ है 4 पेज का, इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मैटर समझ में आएगा, पूरी चीज़ अच्छे से समझ पा पाएगी। फिर पूछा गया आपसे अगला प्रश्न कि भारतीय, अब इसमें और भी अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 17 तो हो गया अनटचेबिलिटी के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में। अनुच्छेद 14 समता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है प्रत्येक नागरिक को। इस तरह से सारी व्याख्या हम आपको दे रहे हैं। फिर पूछा गया प्रश्न, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है। पहली बात पूछी गई है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 31 है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट में ये चूंकि इस तरह से प्रश्न था, क्योंकि कंफ्यूजिंग प्रश्न था, सारे ऑप्शन ठीक लग रहे थे, इसलिए जो राजस्थान लोक सेवा आयोग था उसने ये इस प्रश्न को हटा दिया, निरसित कर दिया और सबको 1-1 नंबर दे दिया। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 5 पर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। आपसे पूछा गया है कि अगर आप सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आपको कितने साल तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो इसका उत्तर पहले तो जान ले, 10 साल का अनुभव मांगता है। उत्तर में हमने लिखी है व्याख्या, उसमें ये लिख दिया है, और ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है ये पूरी चीज़ हमने लिख दी है अपने उत्तर में। व्याख्या में हमने लिख दिया है कि अनुच्छेद 124 के अनुसार ये बात जो आई है, ये 124 के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन होता है वो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत होता है। तो इसमें हमने लिखा है कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में किसी भी उच्च न्यायालय का क्या होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायाधीश रहने का अनुभव हो, या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होने का अनुभव हो, तभी वो क्या कर सकता है, किसी भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। फिर अगले प्रश्न पर आ जाइए कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से गलत वक्तव्य की पहचान कीजिए। कौन सा गलत है ये बताना है। पहला ऑप्शन है, ये राज्य के सभी 3 अंगों के कार्य करने हेतु निर्देश है, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के समान है। तीसरी बात, ये भी बात सही है। तीसरी बात है, ये सभी संविधान के सामाजिक कल्याण चार्टर से निर्मित हैं, ये भी सही बात है। चौथी बात पूछी गई है, राज्य द्वारा इनके चौथा ऑप्शन है, राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकता है, यही बात गलत है। और इन्होंने गलत ही पूछा था कि कौन सा गलत है, तो हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में अगर उल्लंघन करता है कोई, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कोई उल्लंघन करता है, तो इसके अंतर्गत न्यायालय में कोई रिट जारी नहीं होगी। न्यायालय द्वारा नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, इनका परिवर्तन न्यायालय में नहीं किया जा सकता। आप केस नहीं कर सकते न्यायालय में, अगर कोई नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन कर रहा है तो केस नहीं कर पाएंगे आप, ना ही आप रिट याचिका कर पाएंगे। इसीलिए ये ऑप्शन 4 इसका सही है। छठे प्रश्न का ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि उन्होंने गलत पूछा था कि गलत क्या है। फिर 7वें प्रश्न पर आ जाइए,
भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बिल्कुल रट डालिए इस प्रश्न को, 7वें वाले प्रश्न को, कि जो आपके नीति निदेशक सिद्धांत हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, ये प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर 8वां प्रश्न और 10वां प्रश्न एक जैसा है, इसलिए 8 और 10 को हम 8 और 10 प्रश्न की व्याख्या एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि नीति निदेशक, 8वें प्रश्न पूछा गया है, नीति निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से समाहित किया गया है। आपको बताना है कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लेकर कहाँ तक के अनुच्छेद में है। तो बताते चलें आपको कि अनुच्छेद 12, पहला ऑप्शन है 12 से लेकर 35, ये क्या है? मूल अधिकार है, मतलब ये नहीं होगा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है 36 से लेकर 51 तक, यही ऑप्शन सही है, आपका उत्तर हो गया दूसरा वाला। तीसरे में आप 52 से 78 में आप संघ में चले जाएंगे, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 क्या है? नागरिकता के बारे में बताता है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में समाहित किया गया है। फिर आपसे पूछा गया अगला प्रश्न नमा, कि संघीय प्रणाली के आधार पर संविधान का संरक्षक कौन है? तो अगर देखा जाए संघीय प्रणाली के आधार पर हमारे भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है। चूंकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय व्याख्या में नहीं है, मतलब ऑप्शन में नहीं है, तो न्यायपालिका ऑप्शन में है, इसलिए आंसर न्यायपालिका होगा। इस तरह से सारे उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे, सारे प्रश्न। जैसे आप देख लीजिए उत्तर नंबर 9 क्या है? उत्तर नंबर 9 कह रहा है संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय, या ब्रैकेट में आप न्यायपालिका लिख दीजिए, न्यायपालिका है। 10वां प्रश्न हम 8वें के साथ करा चुके हैं, 11वें प्रश्न का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसीलिए आपको क्या होगा, मैटर साथ के साथ याद भी हो जाएगा। जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से पढ़िए, तो ऑप्शन के साथ साथ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मतलब अगर हम 50 प्रश्न प्रतिदिन आपको दे रहे हैं, तो आप मान के चलिए कम से कम 150 प्रश्न आपके डेली तैयार हो जाएंगे, अगर आप लगभग 40-50 मिनट डेली देंगे हमें तो। और चूंकि सिलेबस हम पूरा करा चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा चुके हैं, CPC पढ़ा चुके हैं, CRPC, एविडेंस, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको हम। तो हमारे मैटर को जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारे मैटर तक पहुंच जाएंगे। 1 से लेकर 11 दिन तक हमने CRPC पढ़ाई है, फिर 12 से लेकर IPC पढ़ा दी है, वो आपके काम की नहीं है। उसके बाद हमने एविडेंस पढ़ाया है, उसके बाद CPC पढ़ाई है। नंबर भी हमारा है व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न आपका हो गया कि संघीय प्रणाली के आधार पर क्या होगा? न्यायपालिका संरक्षक है। 10वां प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को समाहित किया गया है? इसका उत्तर हम ऊपर दे चुके हैं। नीति निदेशक तत्व जो हैं वो आपके भाग 4 में है, 5 में संघ है, भाग 1 में राज्यों के बारे में बताया गया है, भाग 3 में मूल अधिकार है। प्रश्न 11 है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए कौन सशक्त है? कहने का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की में वृद्धि कौन कर सकता है? तो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ संसद क्या कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बढ़ा सकती है। और ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? ये पूरी उत्तर में हमने लिख दी है कि अनुच्छेद 138 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में अभिवृद्धि संसद कर सकती है, क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में अभिवृद्धि करना संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ संसद क्या कर सकती है? अभिवृद्धि कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में, ना ही मंत्रिपरिषद, ना ही राष्ट्रपति, ना ही मुख्य न्यायाधीश। फिर प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखता है? तो आपको पता होगा इसका ऑप्शन, जी हाँ बिल्कुल तीसरा सही है कि उच्च न्यायालय क्या करता है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएं जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या कर सकता है?
उच्चतम न्यायालय रिट याचिकाएं जारी कर सकता है। तो ये दोनों प्रश्न हमने दोनों चीज़ों को अपने उत्तर में लिख दिया है। फिर प्रश्न संख्या 13 पर आ जाइए। असंवैधानिक ढंग से निरुद्ध व्यक्ति अपनी निरुद्धि को चुनौती दे सकता है। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से कहीं बंद कर लिया गया है, कैद कर लिया गया है, तो वो अपने इस कैद को क्या करेगा, न्यायालय के समक्ष चुनौती देगा अपनी निरुद्धि को कि हमको गलत तरीके से कैद किया गया है, हमें छुड़ाया जाना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 4 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के द्वारा आता है। कहने का मतलब है अगर आप किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से कैद कर लेते हैं तो वो न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करेगा और न्यायालय उस पर विचार करेगा। और अगर न्यायालय को लगेगा कि आपने अवैधानिक तरीके से निरुद्ध किया हुआ है तो आपको वहाँ से निकालने का आदेश देगा। सारी रिट याचिकाएं यहाँ एक एक करके प्रश्नों में पूछी गई हैं। आगे चल के हम और रिट याचिकाओं का भी वर्णन कर देंगे, प्रश्न के हिसाब से कर देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर नहीं दे रहे क्योंकि समय भी सीमित है। हम चाहते हैं कि 50 मिनट के अंदर हम आपको 50 प्रश्न करके दे दें। और 50 प्रश्न करने का मतलब है कम से कम 150 पॉइंट हम आपको समझा दें। 14वां प्रश्न है, 13 तक हम लोग कर चुके, ये 13वां प्रश्न था। 14वां है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा की गई है। अभी जब हमने पढ़ाया था आपको कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, पूरा ये बात बताई गई है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में कि किस तरह से उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाएगा, किस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, किस तरह से उनको हटाया जा सकता है उनके पद से, ये सारी बातें, कौन कौन व्यक्ति योग्य होंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के, ये सारी बातें 124 में बताई गई। बहुत बड़ा अनुच्छेद है। ये पूरी बात सारे के सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हम आपको पढ़ा चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमारा देख लें आप। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस प्रश्न से जस्ट नीचे चलते चले जाएंगे, आपको सारा लाइन से कॉन्स्टिट्यूशन मिलता चला जाएगा। और उसके नीचे आपको एविडेंस, उसके नीचे आपको मिलेंगे और सब्जेक्ट जैसे एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। फिर 15वां प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का के संदर्भ में कौन सा प्रावधान मूल कर्तव्य में समाहित किया गया है। हुआ क्या, संविधान में संशोधन द्वारा एक मूल अधिकार 21 का जोड़ा गया, जो कि कहलाता है 21 का आप जानते होंगे शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा जब तक बच्चा 14 साल तक का नहीं हो जाता तो इस बच्चे को राज्य क्या करेगा, निःशुल्क और अनिवार्य विधिक सहायता, मतलब अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। यही बात जोड़ी गई है कब, 2010 में। किसमें, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इससे पहले 10 मूल कर्तव्य थे हम लोगों के अनुच्छेद 51 का में। 2010 में 86वां संशोधन हुआ जिसके अंतर्गत एक 11वां मूल कर्तव्य 51 का या टा, 51 का के अंतर्गत 11वां या के या टा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, 51 का टा, मतलब ऑप्शन 2 सही है इसका। जो 21 का के अंतर्गत जो मूल अधिकार है उसको मूल कर्तव्य के रूप में भी जोड़ा गया है 11वें मूल कर्तव्य के रूप में 2010 में 86वें संशोधन द्वारा। तो इसमें आपके 4-5 प्रश्न हो रहे हैं कि पूछा जाता है कि 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया या किस साल में जोड़ा गया या कौन सा है या किससे संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित है। इसमें 51 का टा में ये कहा गया है कि जब तक बच्चा 6 साल तक का नहीं हो जाए तो उसके अभिभावक या माता पिता उसको अनिवार्य
शिक्षा प्रदान करने का उनका कर्तव्य होगा। फिर प्रश्न संख्या 16, संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है 16वां प्रश्न। ये प्रश्न 39 के भी सदृश है, इसलिए 16 और 39 को हम एक साथ पढ़ेंगे। ये संपत्ति रखने का अधिकार पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, मगर हुआ क्या? 1978 में 44वां संशोधन हुआ और इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के अंतर्गत अंतः स्थापित कर दिया गया। अब ये संपत्ति के स्वामित्व एवं इसके रखने का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है, ना ही सुखाचार है, ना ही मूल अधिकार है, ना ही साम्यक अधिकार है। ये संपत्ति को के स्वामित्व या रखने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 17 पर। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत निरुद्ध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन युक्त प्रतिबंध है? ये प्रश्न आपको बहुत दो जगह मिलेगा, आगे भी मिलेगा। इसमें बात ये पूछी गई है कि निवारक निरोध अधिनियम होता क्या है। हालांकि ये बात अनुच्छेद 22 में की गई है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को निरुद्ध ऐसे नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक उसको निरुद्धि के कारण ना बताएं, उसको मौका ना दें, तब तक आप निरुद्ध नहीं कर सकते। मगर निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि आप निरुद्ध कर सकते हैं। मगर ये कहीं ना कहीं क्या करता है, निवारक निरोध अधिनियम व्यक्ति की स्वतंत्रता या गरिमा या उसके जीवन के अधिकार को कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करता है। इसलिए इस प्रश्न संख्या 17 के अनुसार उत्तर जो है ऑप्शन संख्या 1 होगी। कहने का मतलब है जो ये निवारक निरोध अधिनियम है ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है इस प्रश्न संख्या के एक्सप्लेनेशन को कि संविधान के निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत निरुद्धि भारतीय संविधान अनुच्छेद के 21 के अधीन युक्त प्रतिबंध है। ये बात हमने पूरी बता दी कि 300 का को जो इससे पहला 16वां और प्रश्न था कि संविधान के अनुच्छेद 30 का के अनुसार संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का अधिकार विधिक अधिकार हो चुका है, क्योंकि ये 24वां संशोधन द्वारा 1978 में अंतः स्थापित किया गया था। फिर 18वें प्रश्न पर आ जाइए। सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? देखिए कभी आपसे अब एक ही प्रश्न को देखिए, इससे पहले सिर्फ जब हमने पहला प्रश्न पढ़ाया था उसमें पूछा गया था कि किस तरह की मूल अधिकारिता है। अब इसी एक ही पेपर में 18वें प्रश्न तक उन्होंने अनुच्छेद भी पूछ लिया। इसीलिए हम सारे प्रश्नों की व्याख्या जो है अनुच्छेद के द्वारा दे रहे हैं। आप आर्टिकल्स को भी ज़रूर याद रखिए कि इस बार, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को टच कर लेता है पेपर, कि हो सकता है इस बार आपसे मैटर पूछा गया हो तो अगली बार अनुच्छेद पूछ ले, या इस बार अनुच्छेद पूछा गया तो अगली बार मैटर पूछ ले। घुमा फिरा के इन्हीं सारे प्रश्न से जो जिस तरह से हम व्याख्या कर रहे हैं, अगर आप हमारी व्याख्या को अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उसके अलावा हमने कंप्लीट सिलेबस दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप और 9 दिन में पूरा सिलेबस दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप इन 9 दिन के वीडियो हमारे देख लीजिएगा तो आपको सारा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा। फिर आप क्वेश्चन को भी कर रहे हैं तो इस तरह से आपका पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो इसका उत्तर आप समझ लें। पहले तो ऑप्शन समझ लें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। पहली बात तो ये समझ लें। हमने अपने उत्तर 18 में लिख दिया है कि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत है क्या? उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब है इन्होंने पूछा था कि मूल अधिकारिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 131 में है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। फिर प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार में कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है कि सलाहकारी प्रकृति तो है क्या। इसका पहले तो ऑप्शन समझ ले।
ऑप्शन 3 सही है। अनुच्छेद 143 होता क्या है? अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये भी बात बताई गई है कि इस बात की कहीं पर भी जांच पड़ताल नहीं होगी कि राष्ट्रपति ने कहाँ से उच्चतम न्यायालय से क्या सलाह ली। कहने का मतलब है कि उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 143 सलाहकारी क्षेत्राधिकारिता रखता है। प्रश्न संख्या 20 पर आ जाइए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत निवारक निरुद्ध व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है? अभी हमने बताया था कि अनुच्छेद 22 में बात की गई है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए आप निरुद्ध कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिबंध के बारे में बताता है अनुच्छेद 22। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन 3 सही है कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरुद्धि का उल्लेख किया गया है। 19 में अभी हमने बताया था, 19 और 16 पहले आ चुके हैं। 23 अभी हम आपको बताएंगे कि जो 14 साल से, अनुच्छेद 23 में बताई गई है कि 14 साल से कम बच्चों को, एक मिनट, बेगार वगैरह से मतलब ये संबंधित है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मतलब किसी भी आदमी को आप बेकार करने के लिए उत्प्रेरित नहीं कर सकते, ऐसी बात कही गई है अनुच्छेद 23 में। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नहीं है ये। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 21 पर कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर लागू होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर हमने लिख दिया है कि अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आवद्ध कर होना। कहने का मतलब है उच्चतम न्यायालय जो भी विधि बनाता है वो सभी न्यायालयों को फॉलो करना होती है। सारे न्यायालय उसकी बात को, उस विधि को मानते हैं। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 141 में। फिर प्रश्न संख्या 22 पर आ जाइए कि निम्न में से किस क्षेत्राधिकार का भारतीय उच्च न्यायालय उपयोग नहीं कर सकता? तो हमारे भारत का उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? पुनरीक्षण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अपीलीय अधिकारिता रखता है, बिल्कुल रखता है। मूल अधिकार का रखता है, बिल्कुल रखता है। तो यहाँ पर क्या नहीं रखता है? ये ऑप्शन 4 है। हमारा उच्च न्यायालय, हमारे भारत में जो जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनको सलाहकारी प्रकृति का कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं है। सलाहकारी प्रकृति का क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रखता है, ना कि उच्च हाई कोर्ट। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 23 पर। ये प्रश्न संख्या 23 आ गई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बताया है? तो अगर हम देखें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरे संविधान को, तो संविधान में जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी लेता है कि आपके साथ कुछ भी गलत होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत डिटेल्ड पढ़ाया है मैटर में हमने अनुच्छेद 32। तो कहने का मतलब है ये अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा बताया था। अब आ जाइए आप प्रश्न संख्या 24 पर। भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित अनुच्छेदों का समावेश किया गया है। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों से संबंधित है और इस भाग में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की बात है। कहने का मतलब है जो भाग 3 है संविधान का वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद को इंक्लूड करता है, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 1 जो है वो 36 से लेकर 51 ये आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक, फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 25 पर। भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को
किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अगर हम बात करें न्यायिक पुनर्अवलोकन की, तो भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक पुनर्अवलोकन की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये हमने अपने उत्तर में लिख दिया है, हमारे मैटर में ये लिखा हुआ है, जो भी मैटर अटैच किया उसमें ये आप सारे उत्तर जो हम बता रहे हैं ये लिख दिए हमने। फिर प्रश्न संख्या 26 पर आ जाइए कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाहित नहीं है। कौन सा समाहित नहीं है नीति निर्देशक तत्व में? तो पहले तो उत्तर देख लें। इसका ऑप्शन अगर आप सारे पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ये बिल्कुल है, नीति निर्देशक तत्व है। दूसरा देखें, भारत के नागरिक हेतु एक समान सिविल संहिता, बिल्कुल है। कार्यपालिका से न्यायपालिका, बिल्कुल है। आखिरी ऑप्शन देखें, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक का अधिकार, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, जबकि ये क्या है, मूल अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 30 में बताया गया है। हमने अपने उत्तर में लिख भी दिया है कि अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार मौलिक अधिकार है, ना कि ये नीति निर्देशक तत्व। फिर प्रश्न संख्या 27 पर आ जाइए कि निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, पहले से इसका उत्तर समझ लीजिए आप। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, बिल्कुल करते हैं। निम्न स्तर पर प्रजातंत्र सुनिश्चित करना, बिल्कुल है। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना, बिल्कुल है। जबकि धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना, ये कहीं पर भी नहीं है, ना मौलिक अधिकार में है, ना नीति निर्देशक तत्व में, इसलिए नहीं पूछा गया तो ऑप्शन तीसरा सही है। फिर प्रश्न संख्या 28 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्यों का संघ शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर हम देखें तो राज्यों का संघ शब्द जो है वो अमेरिकी अधिनियम को यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है। कहने का मतलब है ऑप्शन 4 सही है। ये चीज़ें याद करना पड़ेंगी कि राज्यों का संघ कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट से। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है 29वें प्रश्न में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान सभा के अध्यक्ष, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 2 सही है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ऑप्शन 2 सही है 29वें प्रश्न का। ये इस तरह से आपको उत्तर मिल जाएगा मिडिल में। ये कुछ 2 पेपर के बाद ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो हमने आपको अभी व्याख्या करके बताई है, यहाँ सारे उत्तर लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे उत्तर लिखे हुए हैं। 21, ये 22, 23, 25, 30, ये 26, यहाँ तक सारे 25 तक उत्तर हमने यहाँ पर व्याख्या करके दे दिया है। सारे प्रश्नों की व्याख्या है। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 30 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द निम्न में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हम लोगों ने क्या किया है, जापान से लिया है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए सही है कि जो अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये हम लोगों ने जापान से लिया है। तो अब ये प्रश्न संख्या 31 पे आ गए। 31 पे आप, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है। ध्यान से देख लीजिए ऑप्शंस को। प्रजातांत्रिक, बिल्कुल है, हमारा संविधान प्रजातंत्र पर चल रहा है। संघीय नहीं है। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, बिल्कुल है। अध्यक्षीय प्रणाली, सॉरी, संघीय, संघ तो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संघीय है, बिल्कुल है। मतलब ऑप्शन ए भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 सही होगा। अध्यक्षीय प्रणाली, हमारे संविधान में कहीं पर भी अध्यक्षीय प्रणाली का
वर्णन नहीं किया गया है, मतलब अध्यक्षीय प्रणाली वर्ड या ये तथ्य हमारे संविधान में कहीं पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर पूछा था कौन सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। फिर प्रश्न संख्या 32 पर आ जाइए कि संविधान प्रारूपिक समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसमें कितने सदस्य थे ये पूछे गए हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है कि जो संविधान प्रारूपिक समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें 7 मेंबर थे। प्रश्न संख्या 33 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो अनुच्छेद 14 है हम लोगों का 14 है, इसमें विधि के समक्ष समता जो है ब्रिटिश व्यवस्था में निहित थी पहले से ही, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शब्द, ये जो विधियों के समान संरक्षण का जो शब्द है, ये जो अनुच्छेद 14 से संबंधित तथ्य है, ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। फिर ये सब बातें हमने अपने उत्तर में लिख दी हैं। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 34 पर। स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का सहवचन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और कहीं पर भी इस तरह से पूछा जाए तो आप हमेशा उत्तर दीजिएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि कहीं स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग रहा हो, स्वास्थ्य पर कोई अड़चन आ रही हो, खाने से संबंधित आ रही हो, जीवन से संबंधित आ रही हो, तो सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं अनुच्छेद 21 में। तो आप इसका ऑप्शन दूसरा सही है, अनुच्छेद 21। कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 का सहवचन है। फिर प्रश्न संख्या 35 में आ जाइए। अनुच्छेद 19 के अनुसार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। पूछा गया है कि जो आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, ये निहित अधिकार है, प्रतिबंधित अधिकार है, या पूर्ण अधिकार है, या फिर उत्तराधिकार है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम अनुच्छेद 19 पढ़ते हैं तो उसमें जो हमें वाक और अभिव्यक्ति मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मिली है वो प्रतिबंधों के अनुसार मिलती, प्रतिबंधों के अधीन मिली है। कहने का मतलब है कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि जैसे आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर इतना बेतुका नहीं बोल सकते कि जिससे आप किसी के भावनाओं पर ठेस पहुंचा दें, किसी के अधिकारों को ठेस पहुंचा दें। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, ये एक प्रतिबंधित अधिकार है। आप फ्री हैं, मगर वहाँ तक फ्री हैं जहाँ तक आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते। फिर प्रश्न संख्या 36 देख लें। निजता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेद के अधिकारों की अभिव्यक्ति है। जो निजता का अधिकार है वो किससे संबंधित है, किस चीज़ की अभिव्यक्ति है, ये पूछा गया है अनुच्छेद 36 में। तो निजता, अभी हमने कहा था कि आपको जब लगने लगे कि निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार या कुछ भी, ये सब के सब संबंधित हैं अनुच्छेद 21 से। तो आप कह सकते हैं इसका ऑप्शन 4 सही है कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब है जो आपको निजता का अधिकार मिला है वो आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिला हुआ है। फिर 37वें प्रश्न पर आ जाइए कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं समाहित हैं। अनुच्छेद 19 में आपको कितनी तरह की स्वतंत्रताएं मिली हैं। तो आपको कुल मिला के 6 प्रकार की मूलभूत स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं अनुच्छेद 19 के अनुसार। आगे चल के हम आपको, क्योंकि हमने मैटर पूरा पढ़ा दिया है, सारी 6 स्वतंत्रताएं हमने अपने मैटर में पढ़ाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर समय हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम आपका ज़्यादा समय लेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए ये मैटर आपको हमारे जो हमने मैटर पढ़ा दिया है उससे एक बार टैली करना पड़ेगा। एक बार आपको वीडियो देख लें, हमारे सारे 9 वीडियो में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट करा दिया है। फिर आप आ जाइए प्रश्न संख्या 38 पर। 37 प्रश्न हो गए। 38वां प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया है क्योंकि हम लोगों का भारत
प्रजातांत्रिक है, क्यों? ये बात आपसे बहुत बार पूछी जाती है। इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर हमने लिख दिया है कि भारत जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि हमारा जो भारत है वो प्रजातांत्रिक है, क्योंकि राज्य प्रमुख जो होता है हमारे देश का वो तंत्रात्मक ढंग से निर्वाचित किया जाता है। तो कहने का मतलब है इसका ऑप्शन ए सही है कि हमारा जो भारत है वो प्रजातांत्रिक देश है, क्योंकि हमारे राज्य का प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है। हम लोग पूरा जनतंत्र मिलकर, प्रजातंत्र मिलकर क्या करता है, राज्य के प्रमुख को निर्वाचित करता है। तो ऑप्शन ए सही है, ना ही दो, मतलब ऑप्शन एक सही है इसका, बाकी सारे ऑप्शन बेकार हैं। हमने व्याख्या दे दी है, इसलिए आप प्रश्नों की जिस तरह से हमने व्याख्या दी है वो याद कर लीजिए, तो आपके वन लाइनर में ही 3-4 उत्तर आपको याद हो जाएंगे। ये प्रश्न हम पहले बता चुके हैं कि संपत्ति के अर्जन व रखने का अधिकार क्या है। क्या बताया था हमने? निहित, ये हमने प्रश्न पिछली बार करा दिया है। तो ये मूल अधिकार नहीं है, सामान्य अधिकार नहीं है, अर्जित अधिकार नहीं है, निहित अधिकार है। मतलब ऑप्शन 2 सही है यहाँ पर, पहले हम व्याख्या कर चुके हैं। फिर प्रश्न संख्या 40 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा भारतीय संविधान जो है वो कुल मिला के 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 2 सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति क्या है? तो हमारे जो देश के नीति निर्देशक तत्व हैं वो निर्देशात्मक, वादयोग, अनुषंगिक या वादयोग, शासन के लिए आवश्यक। तो पहले तो उसका ऑप्शन समझ लें कौन सा सही है। ऑप्शन इसका 3 सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये अवाद योग है, मतलब इस पर आप गैर बाध्यकारी हैं, इनके खिलाफ आप वाद दायर नहीं कर सकते। हालांकि आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था क्योंकि इसमें निर्देशात्मक भी दिया हुआ है और अवाद योग भी दिया हुआ है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 बहुत क्लोज हैं, इसलिए इस प्रश्न को हटा दिया गया था, मगर ये 3 मोस्ट करेक्ट है। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या, हमने अपने उत्तर में लिख दिया है जो प्रश्न संख्या 41 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अवाद योग या गैर बाध्यकारी है। फिर प्रश्न संख्या 42 पूछी गई है कि किस याचिका के द्वारा न्यायालय समादेश दे सकता है? तो न्यायालय समादेश, देखिए आदेश देने का वर्णन किया गया है, तो न्यायालय क्या कर सकता है? परमादेश द्वारा परमादेश याचिका के द्वारा समादेश, या इसी को व्यादेश कहते हैं, इंजंक्शन, तो किसी काम से रोकना, तो परमादेश के द्वारा क्या कर सकता है? समादेश हमारा न्यायालय, भारत का न्यायालय दे सकता है। फिर प्रश्न संख्या 43 पर आ जाइए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द निम्न में से किस भाग पर लागू होता है? तो अगर आप अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राज्य शब्द है वो भाग 3 और भाग 4 दोनों पर लागू होता है। कहने का मतलब है ऑप्शन 3 सही है। मतलब ये जो राज्य शब्द है वो मूल अधिकारों पर भी लागू है और नीति निर्देशक तथ्यों पर भी लागू होता है। फिर प्रश्न संख्या 44 पर आ जाइए कि संविधान के अनुच्छेद 14 का पूर्ण निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो आगे चलकर आप एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 359। इसमें कहा गया है 359 में कि संविधान के अनुच्छेद 14 का पूर्ण निलंबन क्या होगा? 359 के अंतर्गत किया जा सकता है। इसमें क्या करता है राष्ट्रपति? जो समता का अधिकार है इस पर पूरी तरह से रुकावट लगा सकता है। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 359 में। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 45 पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित संरक्षित किया गया है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अनुच्छेद 29 में बिल्कुल इसकी हेडिंग ही यही है कि अल्पसंख्यक वर्गों के
हितों का संरक्षण, ये हेडिंग ही है अनुच्छेद 29 की। कहने का मतलब है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो संस्थाएं उनको स्थापित और प्रशासन करने का अधिकार है। ये सारे अनुच्छेद हमने पढ़ाए हुए हैं आपको। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 46 पर, 46 पर क्या कहती है। प्रश्न संख्या 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत में अस्पृश्यता या अनटचबिलिटी को समाप्त घोषित किया गया है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अनटचबिलिटी से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। कह दिया गया है कोई भी व्यक्ति छुआछूत से संबंधित किसी बात को, अस्पृश्यता को, किसी भी बात को नहीं फैलाएगा, और अगर वो ऐसा करता है, अनटचबिलिटी या अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, तो वो दंडित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 47 कहती है कि पूछी गई है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा यूके, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। फिर प्रश्न संख्या 48 में कहा गया है कि सूचना का अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, इसलिए ये ऑप्शन ए सही है। एक ऑप्शन सही है, 48 का पहला ऑप्शन सही है कि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 49 पर कि निम्न में से भिन्न युग्म को चुनिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, भिन्न पूछा गया आपसे, तो संस्कृति एवं अगर पहले तो ऑप्शन इसको देख लें 49 का। 49 का उत्तर पहले समझ लें। उत्तर इसका तीसरा ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि तीसरे आपसे पूछा गया है भिन्न युग्म, तो तीसरे ऑप्शन में कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है, जबकि इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 20 और 22, इसलिए ये भिन्न है, गलत है। मतलब ऑप्शन 3 सही से सुमेलित नहीं है, इसलिए 49 का ऑप्शन 3 सही है। आपसे भिन्न पूछा गया है और हमने अपने उत्तर में भी लिख दिया है 49 में कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। ये भी ध्यान रखिएगा आप कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिले हैं वो किस अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 23 और 24 में। आखिरी प्रश्न पर आ गए हम लोग 50वें प्रश्न पर कि क्या रूढ़िगत विधि को, जो कि भारत में प्रचलित है, संविधान की कसौटी पर परीक्षण किया जा सकता है। तो हम लोगों के पास इसका उत्तर पहली बात तो ये, इसका उत्तर हाँ है, पहला ऑप्शन सही है। और हमने इसकी व्याख्या पूरी तरह से दी है कि हम लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अनुच्छेद 13 है, इसके अनुसार कहा गया है कि विधि के अंतर्गत रूढ़ि या प्रथा भी आते हैं, अतः रूढ़िगत विधि को कसौटी पर परीक्षण किया जा सकता है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर कोई रूढ़ि या प्रथा प्रचलित है तो वो भी विधि के अंतर्गत आएगी। ये बाकी जो प्रश्न है वो आपको अगले टर्न पर मिल जाएंगे। अगले टर्न पर हम 100 प्रश्न आपको करा देंगे। इस तरह से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 50 मिनट के अंदर अंदर हमने क्या किए, 50 प्रश्न आपको दे दिए हैं, जो कि और 50 प्रश्नों की अगर आप व्याख्या देखेंगे तो 150 से लेके 200 तक उत्तर आपके क्लियर हो जाएंगे। सारे अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे कि किस आर्टिकल में कौन सी बात की गई है। लगभग जब हम 150 प्रश्न आपके पूरे करा देंगे, ये पेपर 2019 वाला पूरा करा देंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिवाइज हो गया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक ही पेपर में हम रिवाइज करा देंगे। हालांकि सारे पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर हम आपको करा के देंगे, तो आप इस मैटर को पहले या तो इस पेपर को बहुत कायदे से समझ लीजिए। सारे ऑप्शंस को हमने कंप्लीट करके दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया है, एक एक प्रश्न के साथ सारे अनुच्छेद बताए हैं, सारे मैटर को रिटन टाइप में दिया हुआ है। ये रिटन मैटर है, इसलिए जो ये पूरे रिटन PDF हमने लगा दिया है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और फिर आराम से इसका प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी असुविधा हो तो आपको हमारा मैटर व्हाट्सएप नंबर ध्यान रखना है 9450770672, इस पर संपर्क कर लीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे। पूरा
जेएलओ का सिलेबस हमने अपनी वीडियो में दे रखा है, सारे वीडियो हमारे टच करते चले जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, सीपीसी से संबंधित, सीआरपी से संबंधित, एविडेंस से संबंधित, इस मैटर को आप सारे लोगों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।